वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी लाइव। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है, जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होते हैं। और बाजार में जिस हिसाब से आज अच्छा माहौल बना हुआ है, और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं उस पर बातचीत करने के लिए, मिस्टर प्रदीप हलदर, सीईओ पीएचडी कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बाजार में तो आज हरियाली ही हरियाली है। हाँ जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो मैम। एंड जिस तरीके के सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं आप देखेंगे लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक रेंज बाउंड रहा था। 23,800 के नीचे नहीं जा रहा था, और 24,250 एंड अबव ट्रेडिंग हो रहा था। तो चलिए, एटलीस्ट अच्छा है कि निफ्टी अपने जो शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस है इसके ऊपर सस्टेन होने में अभी तक सक्सेसफुल है। हम्म। हम्म। 24,282 के लेवल के आसपास। एंड रही बात बैंक निफ्टी का, एंड बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है कि एक बार 58,230 250 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो बैंक निफ्टी में भी एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आपको 59,250, उसके बाद 60,000 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैक्सिमम जो वेटेज वाले कंपनीज है, हाँ। कोटक, एचडीएफसी एंड कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट अभी है। सो हम्म। मंडे बहुत ही बिग डेज होने वाला है, और सैटरडे संडे जो बेसिकली डेज रहता है हमको पता है। अभी तो मैम टेक्निकल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल इंडिकेटर्स बहुत ही कम करते, अभी ट्रम्प इंडिकेटर ज्यादा काम करते। तो अगर जी। सैटरडे संडे कुछ झटका नहीं होता है, अब मान लीजिए कुछ झटका लगता है भी है, तो फिर हमारे डोमेस्टिक्स भी बहुत सारा, ये जो चीज है 35% 34% के आसपास का वेटेज पूरा, मतलब मार्केट जी। हिल जाएगा अगर मंडे कुछ खराब रिजल्ट वगैरह एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं होता है। तो उसको ध्यान में हम्म। रखते हुए थोड़ा वो बात को आप अपने माइंड पे लेके चलिए, उस हम्म। अकॉर्डिंग पोजीशंस को मेंटेन करके रहिए। और एक चीज मैम मैंने देखा है लास्ट 1 डेढ़ सालों में, मतलब जितने भी हमारे क्लाइंट है, जिस जिन एक हमारा प्लान रहता है, तो वहाँ पे ना हम लोगों ने 10% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस और 20% का मिनिमम टारगेट, 20% 25%, ऐसा अगर कोई सेटअप मिल रहा है ना आपको, वो वाले हम्म। स्टॉक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका रडार पे होना चाहिए। अगर ऐसा एक अच्छा वैल्यूएशन, एक अच्छा स्टोरी, टेक्निकल के आधार पे, फंडामेंटल के आधार पे अगर ऐसा कुछ स्टॉक्स मिल रहा है जहाँ पे आप 6 8 महीना वेट करके आपको इतना रिटर्न मिल सकता है, ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए, आपको बढ़िया एक मौका मिलेंगे मार्केट में। और निफ्टी, बैंक निफ्टी ठीक लग रहा है आज, अच्छा लग रहा है कि ऊपर आया है। लेकिन सबसे बड़ा हम्म। टेंशन अभी वही है, रिलायंस का रिजल्ट, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, पूरा मार्केट हिल सकता है, मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। लेकिन ओवरऑल हमारा आउटलुक पॉजिटिव रहेगा इसमें, क्योंकि जी। आप देखिए एक रिसेंटली जो डेवलपमेंट चल रहा है, मार्केट रिएक्ट करना बंद हो चुका है। अब जितने भी करेक्ट। करेक्ट। अभी बमबारी हो रहा है, हॉर्मुज में प्रॉब्लम है, यूएस ने फिर से स्ट्राइक कर दिया, मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब एक चीज जो मुझे लग रहा है मार्केट में, जो चीज ना मार्केट को बार बार पता चल जाता है, मार्केट रिएक्ट करना बंद कर देता है। आप देखेंगे वो भूलभुलैया में मंजुलिका का जो सिचुएशन हुआ था ना, तो यहाँ के चारबी ना, तो सिचुएशन इज लाइक दैट कि आप दर्द दो, लेकिन इतना भी मत दो कि बाद में वो दर्द ना रहे, और मतलब प्रॉब्लम ही ना, फिर महसूस ही नहीं हो रहा है। तो मार्केट के साथ भी मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ है। करेक्ट। बहुत पेनफुल जर्नी से हम गुजरे हैं पिछले 18 महीने, नहीं तो ज्यादा ही हो गए हैं। अब 19 20 महीने हो गए हमको इस सिचुएशन से गुजरते हुए, रेजिलियंस दिखाते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए। अब ये लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पेशेंस टेस्ट हो रही है, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी और अपने अर्निंग्स के फ्रंट पे भी। जैसे कि आपको प्रदीप ने कहा कि 30 to 33% वेटेज वाली कंपनी के रिजल्ट्स आज और कल हैं। आज बंद, मार्केट्स बंद होने के बाद रिलायंस के नतीजे हैं, इम्पैक्ट मंडे को फील होगा। और कल 4 दिग्गज बैंकों के नतीजे हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक भी है। तो 5 बैंक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिग वेटेज मंडे को या तो शूट अप या फिर ब्रेक डाउन। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि अर्निंग्स कैसी है आपकी है। अभी तो मार्केट्स थम्स अप ही दे रहा है सबके एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। चलिए, अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उनके सवाल लेना हम शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो हार्दिक कपूर का है। वो पूछते हैं, प्रदीप सर, स्काई गोल्ड 630 में लिया है और विष्णु केमिकल्स 626 में लिया है, दोनों ही स्टॉक्स पे अब क्या? देखिए, स्काई गोल्ड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बने रहना चाहिए, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, और यहाँ से भी आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, ऐसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। और सेकंड बताया आपने विष्णु केमिकल, राइट?
विष्णु केमिकल से ओके, विष्णु केमिकल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जय जगन्नाथ। अब तो जगन्नाथ तिथि है और विष्णु केमिकल को लेकर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, तो 607 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एक 580 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। इसमें भी मुझे लग रहा है कि एक बार आपको 635 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, और 630 अगर 35 अगर क्रॉस होता है तो नेक्स्ट आपको 750 तक भी मूव आते हुए दिखाई देंगे। और वीकली चार्ट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है स्टॉक। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। आदित्य शर्मा का है। आदित्य शर्मा 3 स्टॉक्स पे पूछ रहे हैं। एक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, दूसरा है थर्मैक्स और तीसरा है आजाद इंजीनियरिंग। व्हाट आर द लेवल्स टू बाय फॉर 1 to 2 years, यानी कि 1 से 2 साल के लिए अगर किसी को खरीदना हो तो तीनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या रहा? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, थर्मैक्स एंड आजाद इंजीनियरिंग। देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में मैम एक चीज हम लोगों ने देखा है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कहीं ना कहीं 285 280 के आसपास का एक सपोर्ट रिसेंटली लेने के बाद जिस तरीके से अभी 330 325 को होल्ड कर रहा है, आई थिंक आपको बने रहना चाहिए। ऑलरेडी वीकली चार्ट एज वेल एज मंथली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 290 के अराउंड है, तो ब्रेक होने का चांसेस ना बराबर अभी तो नहीं लग रहा है। और रिसेंटली 350 भी क्रॉस नहीं हो पा रहा था, 350 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तो जनरली अगर आप 3 हफ्ता टाइम देते और 345 से 350 का जो रेसिस्टेंस है ये क्रॉस होता है, नेक्स्ट बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, आने का पॉसिबिलिटीज है। और वो ब्रेकआउट में आपको एक बार स्टॉक 390 और 415 तक करेंट जोन से 20-25% का अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पे, बने रहना चाहिए। थार्मैक्स रिसेंटली हम लोगों ने बहुत बढ़िया रैली देखा सिंस बजट 2026। उसके बाद ओवरऑल ये जो डेटा सेंटर कूलिंग मैनेजमेंट कूलिंग सिस्टम जितना थीम है, ये थीम रैली हुआ है। अब द क्वेश्चन इज कि ये थीम कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि थीम बहुत बड़ा है, और एक जब मैं कोई स्टोरी को पढ़ रहा हूँ समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि स्टोरी कितना लॉन्ग टाइम है और कितना न्यू स्टोरी है। अब जो डिफेंस हो गया, अब जो हमारा रेलवे हो गया ना, स्टोरी थोड़ा पुराना हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो कूलिंग सिस्टम है, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटा सेंटर वाला स्टोरी साथ में जा रहा है, ये न्यू स्टोरी है। इसका फेज 1 ना कंप्लीट हो चुका है, टॉप कर चुका है। क्योंकि जिस तरीके से थार्मेक्स में हम लोगों ने देखा बजट के बाद 3,400 3,300 के आसपास का एक रैली शॉर्ट टाइम में 4,600 तक आ चुका है। नेक्स्ट जो फेज 2 होगा ना, उस फेज 2 में आपको 6,400 से 6,700 7,000 तक मूव आपको थर्मोमेक्स में आते हुए दिखाई देंगे। द आंसर इज यस, मैं पॉजिटिव हूं, हमें बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका व्यू 1 महीना है 3 महीना है तो फिर आपको मूव आते हुए नहीं दिखाई देंगे, तो उसको ध्यान में आपको रखना चाहिए। क्योंकि डेटा सेंटर होगा तो डेटा सेंटर में आपको डेटा रूम ठंडा करने के लिए आपको चाहिए होगा हीटर कूलिंग सिस्टम थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। तो थर्मैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट काउंटर, बने रहना चाहिए। थर्ड आपने और एक स्टॉक बोला है, वो है आजाद इंजीनियरिंग। आजाद इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का चार्ट अगर हम देखेंगे, आप ट्रेंड में है और अच्छा खासा वैल्यू जोन के आसपास भी है। अभी 2343 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बने रहना चाहिए। यहाँ से भी आपको जो टारगेट 2580, उसके बाद 2700 तक आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। 2175 का जो रिसेंट वीकली लो था, यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, ज्योति कुमारी का सवाल है। वो पूछते हैं 2 स्टॉक्स पे। एक है वेदांता पावर जो उन्होंने 44 रुपीज पे खरीदा है, और एनएमडीसी 94 पे लिया है। इन दोनों के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? एक वेदांता पावर एट 44, एनएमडीसी एट 94। जी मैम, अगर हम वेदांता पावर देखेंगे, रिसेंटली डीमर्जर के बाद थोड़ा बहुत हाई लगा था अप्रोक्स 50 के अराउंड, 49-50 के अराउंड। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि एक थीम रहा है। ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कशन किया था, कोई भी स्टॉक जब डीमर्जर हो रहा है उसके बाद अपने मेन कंपनी से, तो इट विल टेक सम टाइम एंड वी नीड टू गिव सम टाइम फॉर रियल लाइफ में हम इसको डिप्रेशन बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, एंड स्टॉक मार्केट की भाषा में हम इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो कंसोलिडेशन आपने देखा होगा, आईटीसी के होटल के साथ भी हुआ कंसोलिडेशन, हमने अभी देखा है KWIL क्वालिटी वॉल्स के साथ भी। सो कहीं ना कहीं एक चीज ये पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 से 4 महीना कंसोलिडेशन रेंज जो कि 30 से लेके 35-36 के आसपास रहने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वेदांता पावर मुझे अच्छा लगता है। एनएमडीसी, एनएमडीसी अगर हम चार्ट देखेंगे,
एनएमडीसी कहीं ना कहीं अभी 83 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एनएमडीसी का ना आपको 3 महीने का चार्ट देखना चाहिए, मंथली चार्ट नहीं। अगर 3 महीने का चार्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा। ऑलमोस्ट 2011-12 के आसपास का एक टॉप है 96 98 के अराउंड, और रिसेंटली एनएमडीसी का हाई देखेंगे आपको 95 के अराउंड था। और इससे पहले भी जुलाई 2024 का भी हाई सेम जगह पे है। तो 2011-12 में जो नहीं हो पाया, 2024 में जो नहीं हो पाया, 2026 में नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स बार बार वहां पे आने पे एक कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये आपको बड़ा लंबा टाइम फ्रेम, 3 महीने का कैंडल जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म में देखते हो तब देखेंगे तो जाके पुराना डेटा आपको दिखेंगे। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी भी अच्छा कर रहा है। मैं बाय करूंगा या तो वैल्यू जोन में 63 64 के आसपास, अदरवाइज एक बार ब्रेकआउट जो 97 के ऊपर मंथली क्लोजिंग चाहिए, तब जाके आपको एक तरफा 35% 40% का आरओआई मिल सकता है। उससे पहले अभी एक कंसोलिडेशन, एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो कृतिक का है। कृतिक पूछते हैं एसबीसी एक्सपोर्ट्स के बारे में। एसबीसी एक्सपोर्ट्स 26 रुपीज 24 पैसा में लिया है, बट क्या करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट। ओके, देखिए टेक्निकल चार्ट तो अच्छा लग रहा है। मैं एक बार फटाफट इसका फंडामेंटल भी देख लेता हूँ। 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, एंड प्रोमोटर के पास ज्यादा जितना 32.9% के आसपास का प्रोमोटर ने अपने जो स्टेक है इसको भी प्लेस करके रखा है। और ग्रोथ बहुत बढ़िया है, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा नहीं रहता है, प्रॉब्लम एक ये भी है। सो आप देखिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। आपको यहाँ पे 36 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर कभी भी टूटता है, ब्रेक होता है, आपको एक बार स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए। फ्रेश बाय करने का पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे डीप फंडामेंटल रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए। मैं आपको टेक्निकल के आधार पर इतना बोल सकता हूँ, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए स्टॉक में। ओके, अगला सवाल जो है वो है सिद्धू सिद्धू जी का। वो पूछते हैं दालमिया भारत के बारे में और एलटीएफ, दोनों का नेक्स्ट पिक का टारगेट मांग रहे हैं आपसे। तो वेरी शॉर्ट टर्म, आई थिंक ये ट्रेडर है। दालमिया भारत एंड एलटीएफ। ओके, दालमिया भारत अभी बने रहना चाहिए। ओवरऑल इस स्पेस में मुझे लग रहा है कि एक बेस बन रहा है। अभी 1809 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बने रहना चाहिए। एंड मंथली चार्ट में भी एक 1617 से लेके 1650 के आसपास का एक सपोर्ट था, वो टूटा नहीं है। और अगेन एक वैल्यू बाइंग जोन के आसपास से बाइंग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है कि 2050 के आसपास आपको आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टाइम में। नेक्स्ट 1.5 2 महीने में होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और थर्ड बताया आपने क्या, और एक बताया आपने एलटीएफ, क्या? एलटी एलटी फाइनेंस। एलटी फाइनेंस, ओके। एलटी फाइनेंस अभी 309 के लेवल के आसपास का प्राइस है। थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए इसमें। बहुत बढ़िया वैल्यू जोन के आसपास है। और एक जो जितने भी अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है, जस्ट ओनली फॉर टाइम एंड प्राइस करेक्शंस इसमें थोड़ा बाकी है, लेकिन बने रहना चाहिए आपको। फंडामेंटली बहुत बढ़िया है स्टॉक। यहाँ से भी आपको एक बार 345 और इसके बाद ऑल टाइम हाइस पे आते हुए दिखाई देंगे। ओके, अगला सवाल जो है वो अमित कुमार का है। अमित कुमार जी फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो पूछते हैं कुछ स्टॉक्स उन्होंने लिखे हैं, क्या ये सही चॉइस है या नहीं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न, तेजस और अदानी ग्रीन। ओके, नेटिव टेक्नोलॉजीज, अदानी ग्रीन, और डेटा डेटा पैटर्न और तेजस। ओके, और तेजस नेटवर्क। या ओके, अब देखिए नेटवेव टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़िया काउंटर है। यहाँ पे फिर से डेटा सेंटर वाला थीम आ जाता है, लेकिन लेना कब है? क्योंकि आप फ्रेश पैसा डालेंगे। लेना तब है जब ये थोड़ा यहाँ से भी आपको 3750 से लेके 3700 का भाव पे आपको आते हुए दिखाई देंगे, तब लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। स्टॉप लॉस 3450 के आसपास होगा। डेटा पैटर्न अभी आपको 4080 के आसपास का प्राइस दिखाई दे रहा है, और मुझे करेक्शन चाहिए। डेटा पैटर्न आपको लेना है 3400 से 3500 के आसपास, तब भी लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। अदानी ग्रीन को एक बार छोड़ दीजिए आप। अदानी ग्रीन अभी बहुत ऊपर आ चुका है। अगर ये 1100 के आसपास होता तो एक बात बनता। अदानी ग्रीन क्योंकि आप न्यू एंट्री करने वाले, तो अदानी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। लेकिन अदानी में मेरा पॉजिटिव व्यू है, आपके लिए मुझे लग रहा है कि सही नहीं होगा। एंड तेजस नेटवर्क भी एक बार आप इग्नोर करके जाइए, बेटर होगा। आप एक बार सीजी पावर देखिए। सीजी पावर
का चार्ट अच्छा लग रहा है, एंड सीजी पावर जो सेमीकंडक्टर थीम है, गवर्नमेंट का भी यहाँ पे रिसेंटली फोकस आया है, एंड अभी ओवरऑल ये थीम चला नहीं है, उतना टॉप हुआ नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6-8 महीना, 1-1.5 साल बहुत बढ़िया एक वैल्यू जोन में अभी भी है। आपको सीजी पावर 1250, 1300 एंड उसके ऊपर भी आते हुए दिखाई देंगे। अभी भी 906 के आसपास है, अब अभी बाय करके जा सकते हैं। तो मैंने एग्री किया नेटिव के साथ, डेटा पैटर्न के साथ, लेकिन कंडीशन है नीचे आना चाहिए, लेवल मैंने बता दिया। उसके साथ साथ सीजी पावर को आपको बाय करके जाना चाहिए। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं, शुभम जी का है। शुभम जी पूछते हैं साक सॉफ्ट, साक सॉफ्ट बाय प्राइस 180 और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बाय प्राइस 131। शॉर्ट टर्म का व्यू मांग रहे हैं आपसे दोनों स्टॉक्स। सेकंड स्टॉक मैं ट्रैक नहीं करता, तो उसमें मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। एंड सैक सॉफ्ट लिमिटेड, इसमें अभी 176 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड रिसेंटली एक अच्छा खासा बाइंग हम लोगों ने देखा है, लेकिन रेसिस्टेंस मल्टीपल है 190 से लेकर 195 200 के आसपास। ड्यू टू सम मल्टीपल रेसिस्टेंस वहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई देंगे। सो इसीलिए एक बेटर होगा आप एक बार एग्जिट करके जाइए। कोई भी उछाल मिलता है तो एग्जिट करने के बारे में सोचिए, और अगर किसी के पास नहीं है तो लेने की भी जरूरत नहीं है अभी।